हाय गाइस, क्या हाल है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आप सबके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ उदय 2.0 अकाउंटेंसी का मेंटोर हूं मैं। आप सभी के सामने आज आया हूं आप सभी को ले चलने एक बहुत ही मजेदार सी इंटरेस्टिंग सी जर्नी पे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? उम्मीद है मुझे कि पूरे एंटिसिपेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बैठे होंगे। और जैसा कि परंपरा हमारी रही है, हम क्या कहेंगे यहां पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां कस के बांध लो, क्योंकि मजेदार जर्नी होने वाली है। बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, टर्बुलेंस एक्सपेक्ट करना है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यू आर इन द हैंड्स ऑफ योर केपेबल पायलट, यानी कि मैं आपका मेंटोर। तो चलिए उदय 2.0 की इस यात्रा को कंटिन्यू रखते हुए हम देख रहे हैं आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट को ही हम आज आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं गलियों, उन्हीं चौबारों में आज घूमने आए हैं हम। और आज जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मजा बहुत आने वाला है उनमें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले ले चलते हैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कौन सी यात्रा, कौन सी गली, कौन सा चौबारा। हम आज जो सबसे पहले प्रिंसिपल्स देखेंगे वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे, गौर करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे अभी आगे कि ये हैं कॉन्सेप्ट्स दोनों आपस में थोड़े से इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, क्या है इनका आपस में रिलेशन, क्या है इनका आपस में बंधन, ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को आज के आने वाले सेशन में। तो तैयार हो सबके सब, रेडी फॉर द एक्साइटमेंट दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए तो मिलते हैं सबसे पहले वाले हमारे प्रिंसिपल भाई साहब से। सबसे पहले प्रिंसिपल भाई साहब जो आपने देखे वो है हमारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भाई साहब। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गौर फरमाइएगा, याद कीजिएगा, एक कदम पीछे जाइएगा। हमने इससे पहले कुछ अजम्पशंस पढ़े थे, याद आ रहे? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस जिन्हें हमने कहा था। क्या थे वो? 3 बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आप लोगों को बताए गए थे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न क्या कहता था आपसे? गोइंग कंसर्न कहता था कि भैया ये जीवन है, जीवन चलता रहेगा। किसका जीवन? एक बिजनेस एंटिटी का। एक बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फोरसीएबल फ्यूचर विदाउट हैविंग द नेसेसिटी टू कर्टेल इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। अर्थात एक बिजनेस सालों साल तक चलता जाएगा। जब एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है तो इस उम्मीद के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है, इस जोश के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है कि आने वाले कई सालों तक ये बिजनेस आपके सामने एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट आपके सामने ही नहीं, आपके चले जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। हमने इसे समझा था कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट से, जो बिजनेस स्टडीज में आप कंपनी के फीचर में पढ़ते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। A company will live on forever. Owners may come and go. The company lives on forever. दूसरा assumption हमने क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंसी। धोनी भाई याद है कि जब धोनी भाई ने डीआरएस का सिग्नल किया, माही ने कहा डीआरएस और अंपायर ने कहा कि भैया बदलना ही पड़ेगा, डिसीजन क्या करें, आखिर माही की कंसिस्टेंसी ही कुछ ऐसी है। वहां पे हमने क्या समझा था कि एक पॉलिसी, एक प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट अगर आपने 1 साल इंप्लीमेंट कर दिया तो हम ये मान के चलेंगे जब तक बदलने की दरकार ना हो तब तक इस कॉन्सेप्ट को बदला नहीं जाएगा। प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली हम एप्लीकेबल रखेंगे बिजनेस पे। थर्ड अजम्पशन क्या था बेटा? थर्ड अजम्पशन आपने पढ़ा था अक्रूवल। और अक्रूवल आपसे क्या कहता था? अक्रूवल आपसे यह बात कर रहा था कि भैया पैसा मिला या नहीं मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पैसा मिल जाना चाहिए था, यह इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि सर मिल जाना चाहिए था कि ही क्यों बात कर रहे हो आप? दे दिया जाना चाहिए था भी तो बोला था उस दिन। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं वो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में तो बेटा पैसा मिल जाना चाहिए था वाली ही बात देखेंगे ना हम। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कब होगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपसे यही बात कर रहा है। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन हम कब करें सर? कब किया जाना चाहिए रेवेन्यू का रिकॉग्निशन? आपके मुताबिक अगर हम अक्रूवल
अक्रूवल अजम्पशन को माने, और अजम्पशन को मानना जरूरी है क्योंकि अजम्पशन का तो मतलब ही आखिर यही हुआ कि भैया ये तो हम मान के चल रहे हैं। तो अक्रूवल अजम्पशन की अगर हम बात मानते हैं तो वहां से अगर हम उठाएं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अक्रूवल ही इसका जनक है, अक्रूवल अजम्पशन ही वो जगह है जहां से इस कॉन्सेप्ट की और आगे आगे आने वाले हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको क्या कहेगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपसे कहेगा रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव सच रेवेन्यू, द राइट टू रिसीव such revenue has arisen। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कब किया जाना चाहिए? जब उस रेवेन्यू को रिसीव करने का अधिकार आपके समक्ष आ गया हो, आपके पास आ गया हो। तो यहां पे रेवेन्यू होती कब है? हमने पढ़ा है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जब हमने समझा था, रेवेन्यू का मतलब क्या था? रेवेन्यू होती है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो सेल ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम बता सकते हैं आपकी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द टाइटल इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आप गुड्स में जो राइट है, गुड्स में जो अधिकार है वो ट्रांसफर कर दें। किसके पास? जो बायर है उसके पास। ये किस एक्ट के हिसाब से है? ये है जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1881, 1881 का एक्ट है आपके सामने, जो ये बात कहता है कि भैया रेवेन्यू यानी सेल कब रिकॉग्नाइज हो जाएगी? सेल रिकॉग्नाइज हो जाएगी जब टाइटल इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। अब इसका क्या मतलब है सर? क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? टाइटल इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड कहने का मतलब ओनरशिप, स्वामित्व। ओनरशिप कब आपने ट्रांसफर कर दिया है बायर को, वहां पे मान लिया जाएगा कि भैया सेल कंडक्ट हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप सेलर हैं, आपने बायर को गुड्स भेजे हैं बाय ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट का ट्रक बायर के शहर में जाके खड़ा तो हो गया है, लेकिन बायर की गली चौबारे में पहुंच के गुड्स अभी बायर के हाथ में डिलीवर नहीं किए गए हैं। तो जब तक गुड्स बायर के हाथ में डिलीवर नहीं कर दिए जाते तब तक हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, वो ट्रांसफर नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफर ना होने की वजह से अभी ये सेल इनकम्प्लीट है। जैसे ही ये गुड्स बायर के पास पहुंच के उसके पास उतार दिए जाएंगे, ये हो जाएगी जी ओनरशिप ट्रांसफर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को हम समझ सकते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैन बी अंडरस्टूड विथ दिस कॉन्सेप्ट। यहां पे जरा सा मैं एक काम कर देता हूं, क्योंकि 1881 थोड़ा सा छुप गया है, हम 1881 को यहां लिख देते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1881। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की यही बात है कि कुछ ऐसा ही आपका भी चेहरा हो जाता है कि भैया रेवेन्यू आ गई है, रिकॉग्नाइज करनी भी है, पर पैसा तो मिला ही नहीं सर, पैसा अभी हमारे हाथ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल अजम्पशन आपको यही तो कह रहा था, भैया पैसा मिला या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या पैसा मिल जाना चाहिए था? बिल्कुल सर, मिल जाना चाहिए था। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो अब हमने पढ़ा कि इसी के साथ का इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्या वो है जी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट, आप कह रहे हो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, सर इंटरकनेक्टेड आखिर है कैसे? तो यहां पे गौर से समझिएगा। हमने बात करी अक्रूवल फंडामेंटल अजम्पशन की, जिसमें हमने कहा कि
पैसा कब मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब मिल जाना चाहिए वहां आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। साथ ही साथ जब भी रेवेन्यू की बात होगी बात करेंगे एक्सपेंसेस की भी, क्योंकि ये है अकाउंटेंसी। डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, ब्लैक होगा तो व्हाइट भी होगा। तो उसी तरीके से जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस की बात ज्यादा देर के लिए टाली नहीं जा सकती, और विदाउट फर्दर अडू हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की मैचिंग कॉन्सेप्ट के रिलेशन में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट द एक्सपेंसेस incurred, यानी जो खर्चे किए जा रहे हैं, the expenses incurred to generate revenue, revenue generate करने के लिए किए जाने वाले खर्चे must be recognized in the same year the revenue is recognized. In the same year the revenue is recognized. कहने का मतलब क्या हुआ? अक्रूवल अजम्पशन के हिसाब से जिस साल में आप रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कर रहे हैं कि हाँ भैया पैसा मिल जाना चाहिए था, ये जब आप मान रहे हैं तो उसी साल में उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए सारे खर्चे भी रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ही होते हैं आपकी इनकम्स, प्रॉफिट्स जो हम समझ रहे थे। क्या थे वो? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट की एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए अगर मैं कोई रेवेन्यू किसी साल में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए खर्चे भी मैं उसके साथ ही रिकॉग्नाइज करूं। यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, टू कंप्यूट एक्यूरेट प्रॉफिट्स, कंप्यूट एक्यूरेट प्रॉफिट्स, ये बहुत आवश्यक है। द मैचिंग कॉन्सेप्ट हैज टू बी फॉलोड। ट्रू एंड फेयर व्यू अगर आपको दिखाना है, द मैचिंग कॉन्सेप्ट हैज टू बी फॉलोड। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होगा टू शो कंप्यूट एक्यूरेट प्रॉफिट्स। एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू अगर बिजनेस का आपको दर्शाना है, बताना चाहते हैं आप, जो कि मैंडेटरी है, बताना जरूरी है भैया, ये इंफॉर्मेशन एकदम सच्ची और बहुत ही साफ सुथरी पब्लिक के सामने रखनी होगी, ऐसा करना जरूरी है। और वो होगा कैसे? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। अब आप समझे कैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग आपस में काम करते हैं और कैसे ये दोनों अक्रूवल के अजम्पशन से ही निकले हैं कि भाई खर्चा किया या नहीं किया मैटर नहीं करता, रेवेन्यू मिली है या नहीं मिली, मतलब कैश रिसीव हुआ है या नहीं, मैटर नहीं करता। क्या रेवेन्यू मिल जानी चाहिए थी? हाँ सर मिल जानी चाहिए थी, तो उस साल में रिकॉर्ड कर लो जिस साल में मिल जानी चाहिए थी। और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे, चाहे कैश में हुए हो या नहीं हो, क्या कैश में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्या खर्चा हो जाना चाहिए था। अगर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंस कर दिया जाना चाहिए था तो ये एक्सपेंस भी उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा जिस ईयर में हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में क्या आपको नहीं लगता हुआ होगा कुछ ऐसा ही वार्तालाप, जहां रेवेन्यू ने समझाने की कोशिश करी होगी एक्सपेंसेस को कि भैया हैसियत में रहो, और वहीं एक्सपेंसेस ने पलट के जवाब दिया होगा कुछ ऐसा कि साहब अगर हम हैं तो आप हैं, आपका अस्तित्व हमसे ही है, तो आप भी थोड़ा संभल के रहें, है कि नहीं। चलो इसी मजेदार वार्तालाप के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन पे। तो मोटिवेशन के रूप में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज जो विटाले का ये बहुत ही शानदार स्टेटमेंट, और ये हमें बहुत अच्छे से समझना भी होगा कि जो आपका मकसद है वो आपको थोड़ा सा डराना भी चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप में उत्साह भर देना चाहिए। A goal should scare you a little and excite you a lot. Scare you क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने गोल ऐसा सेलेक्ट किया हो जो एक बार के लिए आप भी थोड़े सहम जाएं कि यार अचीव कर लूंगा क्या, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा वो उत्साह, वो जोश कि अगर अचीव कर लिया तो भाई साहब दुनिया जीतने लायक कोई काम हो जाएगा ये, करेक्ट।
तो इसी मोटिवेशन के साथ फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है सर? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी की जब भी बात आती है तो उसके साथ में एक और वर्ड हमें देखना होता है जिसका नाम है सब्जेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिविटी? क्या होती है सब्जेक्टिविटी भाई? क्या आपने कभी कभी एक वर्ड सुना है बायस, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, ओपिनियन? ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो यही बेटा, यही बायसनेस, यही जो एक प्री कंसीव्ड नोशन जिसे कहा जाता है, वही होती है आपकी सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अकाउंटिंग का काम आप कर रहे हैं, इसे पूर्ण रूप से अपनी पर्सनल जजमेंट से अलग रख के करना होगा। आपको लगता है ऐसा करना सही था, हो सकता है अकाउंटिंग आपका हाथ पकड़े और कहे कि ना ना ना, ये सही नहीं है भाई, ये इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है, क्या कहता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है द इंफॉर्मेशन बीइंग रिकॉर्डेड एंड being presented should be free from personal bias। आप क्या सोचते हैं? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, वो ध्यान रखो। तो हम यहां यही लिखेंगे, द कन्वेंशंस एंड assumptions should be followed to ensure a true and fair view is depicted। कि एक सच्चे और साफ सुथरे रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सच्चे और साफ सुथरे रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि अपना पर्सनल जजमेंट हम साइड में रख के चलें। आपको क्या लगता है, आपको क्या महसूस होता है, ये भैया थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, अभी गौर कीजिए आपके प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पे। और यहां पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए हमने मदद मांगी कुछ बहुत ही शानदार कैरेक्टर्स से। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कहानी बहुत इमोशनल थी, पुनर्जन्म से रिलेटेड थी, लेकिन अगर उस मां से पूछा जाए तो उस मां ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मां ने हमेशा एक ही डायलॉग मारा था। क्या था वो डायलॉग? मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कभी उस मां ने ये नहीं कहा कि सिर्फ करण आएगा तो भी काम चल जाएगा या अर्जुन आएगा तो भी बदला लिया जा सकता है। नहीं, वो थी ऑब्जेक्टिव मां जिसने सिर्फ यही बात दोहराई थी कि मेरे करण और अर्जुन दोनों आएंगे। जरूरत भी पड़ी और उसका इंपैक्ट भी दिखा। तो वो थी पर्सनल जजमेंट से एकदम फ्री हमारी बॉलीवुड मां। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, क्योंकि अब जो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, यहां पे आ गए हैं आपके सामने अब कन्वेंशंस। याद कीजिए हमने बात करी थी कि भाई जब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और एपी भाई साहब से हम मिले थे अपनी जर्नी पे, उन्हें चाय बिस्कुट पकोड़े सब हमने सर्व करे थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ कुछ बताया था, फिर हमें बताया था कि भाई मेरे दो तरह के किरदार और हैं, जहां पे उन्होंने बोला एक तो है जी प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स, जहां पे हमने अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स अभी पढ़े। साथ में उन्होंने कहा कि कुछ कन्वेंशंस भी हैं, और कन्वेंशंस के बारे में हमने क्या बात करी थी? कन्वेंशंस के बारे में हमने समझा था कि ये हैं वो रीति रिवाज,
ये है वो रीति रिवाज जो हम बताना चाहते हैं कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये पुराने समय से चले आ रहे कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें बिजनेस भी ये मान के चलता है कि भैया ये तो हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये काफी सालों से चले आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इनका फायदा दुनिया देख चुकी है। तो ऐसे में ये बात उठ के आती है कि हाँ ठीक है, क्यों ना हम भी इन कन्वेंशंस को लेके आगे बढ़ें। अब कन्वेंशंस में एक कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से उसे समझ भी सकेंगे। सबसे पहले कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कन्वेंशन, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सबसे पहला कन्वेंशन आता है जी आपका फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन आपसे क्या कहना चाहता है भाई? क्या होता है फुल डिस्क्लोजर का मतलब? आप कई बार ये सुनते होंगे, कई बार आपने लोगों को भी ये कहता सुना होगा कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन फुल डिस्क्लोजर अगर हम बोलें तो इस काम में हल्का सा जोखिम भी है। सबसे मजेदार, सबसे ताजा एग्जांपल दूं तो बात होगी म्यूचुअल फंड्स के एड्स की। म्यूचुअल फंड्स के एड्स में आपने लास्ट में एक लाइन देखी, पढ़ी, सुनी जरूर होगी, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले जब एड आता था तो बहुत तेज स्पीड में बोल दिया जाता था कुछ इस तरीके से कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स की जोखिमों के अधीन हैं, कृपया इसमें निवेश करें तो बहुत ध्यान से निवेश करें, एटसेट्रा एटसेट्रा बोल के वो भाग जाते थे भाई साहब। लेकिन फिर जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उनकी मार पड़ी इन इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज को। और अब अगर आप सुनते हैं ये गाथा, जो ये लाइन बोली जाती है वो थोड़ा सा धीमे बोली जाती कि भाई म्यूचुअल फंड्स निवेश मार्केट के नियमों के अधीन है, कृपया इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भाई दिमाग लगा के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, रिस्क तो है, बिल्कुल जैसा कालीन भैया ने कहा था वैसी बात कि रिस्क है, लेकिन रिस्क है तभी तो मजा भी है। जब रिवॉर्ड ज्यादा कब होता है? जब रिस्क ज्यादा होता है तभी रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। खैर, बात करते हैं हम फुल डिस्क्लोजर की। तो ये जो पॉइंट अभी समझाया ये ही तो है फुल डिस्क्लोजर। वो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि भैया मजा तो बहुत है म्यूचुअल फंड्स में, जी हाँ अर्निंग बहुत मिल जाएगी, लेकिन रिस्क है, और यही है फुल डिस्क्लोजर। तो हम यहां पे भी यही बात कर रहे हैं कि फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज should not withhold। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ भी अपने पास छुपा के मत रख देना। any information crucial, जो बहुत जरूरी है, crucial for the decision making। किसकी डिसीजन मेकिंग? अलग अलग लोग हैं, आपने पढ़ा है, फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उन्हें जो भी डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लेने में मदद करने के लिए जिस भी तरह की डेटा या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, हमें मेक श्योर करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी उस डेटा को छुपाए नहीं। यहां पे एक बहुत ही मजेदार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, ये है जी, अगर आप देखेंगे आगे हम पढ़ाएंगे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसी के इर्द गिर्द घूमता है, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यही कहना चाहता है कि भैया ऐसा है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो कुछ बुक्स में डेटा है जिससे किसी के भी डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट किया जा सकता है, अगर वो डेटा इस तरीके का है, इंफॉर्मेशन इस तरीके की है कि किसी का फैसला बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर वो प्ले करती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो इंफॉर्मेशन सामने रखी जाए। ये है आपका फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। और फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के बारे में ये इमेज आपको बहुत अच्छे से कुछ बता सकती है कि हर जगह डिस्क्लोजर है भाव, और करना क्या है?
हमें सब कुछ रिपोर्ट करते चलना है, सब रिपोर्ट करेंगे, सब बताएंगे, घबराइएगा नहीं, क्योंकि इससे फैसला लेने में मदद मिल रही है। चलिए, अब फुल डिस्क्लोजर के बाद जो अगला कन्वेंशन हमें पढ़ना है वो है भाई आपका मेटीरियलिटी कन्वेंशन। तो मेटीरियलिटी कन्वेंशन आपसे क्या कहना चाहता है, सोच के देखिए जरा। मेटीरियलिटी कन्वेंशन को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही मजेदार एक एग्जाम्पल। हो सकता है आप लोगों ने देखी होगी मूवी अपरिचित, सुपरस्टार विक्रम की मूवी है अपरिचित, जहां पे वो एक साथ 3 किरदार प्ले करते हैं। एक बहुत भोला भाला सा वकील होता है, साथ में वो कभी कभी बीच में एक सुपर मॉडल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो होते हैं जस्टिस के लिए लड़ाई करने वाले एक कैरेक्टर, एक विजिलेंटी, जस्ट लाइक बैटमैन। क्या नाम है उस कैरेक्टर का? अपरिचित। याद है, वो बाल ऐसे नीचे करके और बहुत तगड़ी फाइटिंग करते हैं। अपरिचित मूवी में एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस है जहां पे वो एक अफसर से, जिसने कुछ चोरी चकारी करी होती है, उससे पूछते हैं कि भैया 5 पैसे चुराना गलत बात है क्या? तो अफसर कहते हैं कि नहीं सर, 5 पैसे मामूली सी रकम है, चलेगा। तो फिर पूछा जाता है कि 5 लोग 5 पैसे चुराएं तो गलत है क्या? तो वो कहते हैं कि भाई 5 लोग 5 पैसे चुराएंगे, 25 पैसे हो गए, तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं है। अच्छा, फिर बात आती है 5 लोग 5 बार 5 पैसे चुराएं तो गलत है क्या? वहां से कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसी कहानी पे ले आते हैं कि 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5-5 पैसे चुराएं तो क्या अब ये प्रॉब्लम है? तो 5 करोड़ लोग अगर 5 करोड़ बार, यानी 25 करोड़ की अगर हम बात करते हैं, 25 करोड़ बार एक चीज हो रही है, और क्या हो रही है? 5 पैसे चुरा रहे हैं। तो ये संख्या अब सुनने में कुछ बड़ी लगने लग गई। 25 करोड़ इंटू 5 अगर हम करते हैं 5 पैसे, तो ये बात आ जाती है तकरीबन 125 करोड़ पैसों की। 125 करोड़ पैसों का मतलब होता है 1 रुपए में 100 पैसे के हिसाब से अगर हम बात करें 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ की ये बात करी है मैंने अभी अभी। 1.25 करोड़, समझ सकते हैं संख्या कितनी जल्दी बढ़ के आगे निकल आई कि कहां हम सर 5 पैसों की बात कर रहे थे और कहां हम एकदम से 1.25 करोड़ रुपयों पे पहुंच गए। मेटीरियलिटी यही मुद्दा है, मेटीरियलिटी यही मुद्दा है, मेटीरियलिटी यही कॉन्सेप्ट है। 5 पैसे का इंपैक्ट भी हो सकता है अगर वो रिपीटेटिव तरीके से हो रहा हो। तो मेटीरियलिटी कन्वेंशन आपसे क्या कहेगा? मेटीरियलिटी कन्वेंशन कहेगा ट्रांजैक्शन is to be recorded based on its impact on the result या results shown by the financial statements। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड किस बेसिस पे कर रहे हैं कि भैया इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बहुत ही महाभयानक उतार चढ़ाव कर सकता है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे भले ही उसका अमाउंट कितना भी छोटा हो। यानी कि द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन, amount involved in the transaction should not affect our decision to record such a transaction। समझे आप?
तो जो भी पैसे इन्वॉल्व हैं उससे किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी अहमियत पैसों पे नहीं रखी जाए कि 1 करोड़ का है सर, रिकॉर्ड करिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप, 5 पैसा ही तो है सर, छोड़ दीजिए ना 5 पैसा। अगेन वही बात, 25 करोड़ 50 करोड़ बार अगर ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं कि सर 5 पैसा कम चल रहा है, तो क्या वो सिग्निफिकेंट नहीं है? एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा यहां पे। दिस वाज अ वेरी 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 फेमस केस, जो बाटा शू कंपनी है उनके अगेंस्ट हुआ केस है ये। उनके शूज की प्राइस टैग कभी कभी हो जाती थी भाई कुछ रुपए प्लस कुछ पैसे कि 0.99 कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, एक कस्टमर ने केस फाइल करा कि भैया 1 पैसा वापस नहीं दिया गया है। जांच पड़ताल करी जाती है तो पता चलता है इस तरह के कितने सारे ट्रांजैक्शंस एक साल में हो रहे हैं जहां पे आप कस्टमर को 1 पैसा वापस नहीं दे रहे। और ये सारा का सारा रेवेन्यू क्या है, ये सारा का सारा रेवेन्यू अनफेयर मींस से कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू है या नहीं है? भाई वही बात, 10 करोड़ कस्टमर्स आते हैं, सबसे 1 पैसा बचा लिया जाता है, अपने आप में बड़ी संख्या है। अगर एक साल में आपकी कंपनी के पास 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ अगर आ रहे हैं, 100 करोड़ की संख्या लीजिए, कैलकुलेशन आसान होती है, 100 करोड़ कस्टमर्स आए हैं, 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए सेल के, हर ट्रांजैक्शन पे 1 पैसा अगर बच रहा है तो 1 करोड़ की रेवेन्यू आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू है, जो होनी नहीं चाहिए थी। 1 पैसा कस्टमर को वापस नहीं किया, बिल बनाया है 499.99 रुपए का, 1 पैसा बचा गए। 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस इस तरह के साल भर में हुए तो 1 करोड़ का ऐसा प्रॉफिट है जिसका कोई हिसाब नहीं देना। ये मटेरियल है या नहीं है? एक ट्रांजैक्शन 1 पैसे का है, लेकिन 100 करोड़ ऐसे ट्रांजैक्शन कुल मिला के 1 करोड़ हो जाते हैं, तो क्या ये मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो 1 पैसे का है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे सर, बिकॉज इट इज अ मटेरियल ट्रांजैक्शन। चलिए, अब मटेरियलिटी समझ ली है तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिज्म बहुत आसानी से समझा सकता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। कंजर्वेटिज्म के लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं क्या लूंगा पता है? बेस्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जो अक्सर आपको हिदायत देते होंगे कि घर से बाहर जा रहे हैं, अंधेरे से पहले, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना बेटा, जमाना बड़ा खराब है। बात गलत नहीं है, कलयुग चल रहा है, जमाना खराब है, हमने देखी हैं खबरें, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी रहते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स। उस सब पे नहीं गौर करते, हम गौर करते हैं उनकी उस सीख पे, जो सोच है, जो समझ है। क्या कह रही है वो ये कह रही है कि भैया ऐसा है, और ये आपको लगता भी होगा मन में कई बार कि भाई इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि संसार में जो गड़बड़ होगी वो हमारे बच्चे के साथ ही होगी। तो समझिएगा इस बात को, आप उन्हें कहते भी हैं, आपने ये वर्ड भी यूज किया होगा, इसका रूट वर्ड जो है कंजर्वेटिव, कि यार हमारी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है यार, हमारे बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी बहुत कंजर्वेटिव हैं यार। क्या मतलब है आपका उससे? आपका मतलब यही होता है कि भाई आप सोच रहे हैं ये पुरानी सोच है, पुरानी सोच नहीं है, ये है वही चीज जो अभी आप समझेंगे। ये है हिदायत, समझदारी, नुकसान से खुद को बचाने की तैयारी। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी क्या होता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या जो कन्वेंशन है अकाउंटेंसी का, वो ये कहता है कि बेटा देखो ऐसा है, बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ठहरो, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन सिर्फ ये कहना चाहता है, ये बुजुर्ग हमसे यही कहना चाहते हैं कि नुकसान होगा ये मान के चलना, तभी उसकी तैयारी कर सकते हो। यानी खुद को नुकसान के अगेंस्ट बचाना है। प्रॉफिट हो गया तो बचाने की क्या बात है, प्रॉफिट हो गया तो ऐश करनी है, मस्ती मारनी है, मौज करनी है।
लेकिन लॉस हो गया तो क्या करोगे, कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन यही आपको कहता है कि भैया लॉस अगर होगा ना तो क्या करना, उसकी तैयारी किया करो। तो यहां पे आप पढ़ेंगे समझेंगे हमेशा एक बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट जो कहेगा एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस, साथ में इंक चेंज करके हम क्या बताएंगे आपको, बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स। कहने का मतलब, बोले तो क्या हुआ भैया, ये कह सिर्फ आपको इतना ही रहे हैं, भविष्य में नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने रेड इंक में लिखा। रेड इंक का मतलब यही होता है अकाउंटेंसी में कि भैया कुछ नेगेटिव हो गया। तो समझाने के तौर पे भी, और क्योंकि ध्यान आपका यहां आकर्षित करना है मुझे, तो मैं यही बता रहा हूं कि एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस, भविष्य में नुकसान हो सकता है, यह संभावना लेके मन में चलना है, होगा या नहीं होगा देखी जाएगी। बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स, प्रॉफिट्स जब होंगे तब की देखी जाएगी, लेकिन नुकसान से खुद को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक बात क्या है, वो ये है मान के चलना, सोच के चलना कि भैया नुकसान तो हमारा होगा ही, क्योंकि जीवन का खेल है, कब क्या होगा हम नहीं कह सकते। बिजनेस का भी अपना जीवन है, तो बिजनेस के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी प्रॉफिट्स, कभी लॉसेस, कभी खुशी, कभी गम। और साथ में एक और धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी भी यूज की जा सकती है, कल हो ना हो, राइट। तो हमेशा फ्यूचर लॉसेस एंटिसिपेट करके चले, प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना भाई। प्रॉफिट्स का तो जब आएगा तब पता ही है, ऐश करनी है, मौज करनी है, उड़ा देना है, फिर अगली तैयारी करनी है कि अब क्या करें, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसकी तैयारी देखी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहां तक चल के आए, और अब हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाली जो जर्नी थी वो हो गई है यहां पे एंड। तो इस लेक्चर के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों से विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि और भी मजेदार होने वाला है। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, प्रोसेसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बहुत ही जल्दी। ये सब कुछ खत्म होने वाली है, अभी हम बहुत जल्द प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी आने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल समझने से पहले थ्योरी समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को, सेशन को यहीं पे रोकते हुए बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा आप में से हर किसी का जो बन गया है हमारे इजीली परिवार का हिस्सा। और ध्यान रखिए अपने आप का भी, अपनी सेहत का भी, और हाँ रिवाइज करते रहिएगा बट विद अ स्माइल। चलो मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू ऑल।